हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये क्या, क्यों जरूरी है और ये किन किन लोगों के लिए जरूरी है, आज हम सब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि नर्सों के लिए एवं पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखिए नर्सेज ही हॉस्पिटल्स के अंदर करती हैं। तो जब भी कोई भी नर्स है वो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को मेडिकेशन देने जाती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको। क्योंकि अगर पेशेंट को मेडिकेशन देते समय अगर नर्स कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नेग्लिजेंसी करती है, तो वो पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस एवं बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है। और अगर पेशेंट को, जो भी सिस्टर है या जो भी नर्स है, वो अगर गलत रूट से, गलत टाइम से, है ना, या फिर गलत पेशेंट को अगर मेडिकेशन दे देती है, तो वो भी पेशेंट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आज हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हम पढ़ते हैं आज राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा तो वो आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए बात करते हैं राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, राइट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राइट्स क्यों तैयार किए गए थे। वैसे तो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हैं वो कई कई जगह पर 16 या 18 भी दिए गए हैं, 20 तक दिए गए हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ जो मेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हैं, सिर्फ उनके बारे में ही बताऊंगा। तो मेरी नज़रिए से जो 10 राइट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो जिनको अपन गोल्डन रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अपन द गोल्डन रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो गोल्डन रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्यों जरूरी है कि जब भी नर्स किसी पेशेंट को अगर मेडिकेशन देने जा रही है, तो अगर वो पेशेंट को गलत रूट से दे देती है या गलत टाइम पे मेडिकेशन दे देती है, तो वो पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट डालती है और पेशेंट की जो भी प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्नोसिस है, उसको भी इफेक्ट करती है। तो जब भी पेशेंट को, जब भी सिस्टर नर्स अगर गलत टाइम पे या गलत मेडिकेशन दे देगी, तो पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमेशा हमको 10 राइट्स की, जो भी जो भी राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द कोर ऑफ 5 राइट्स, है ना। तो सबसे पहले जो 5 राइट्स हैं, जो कोर ऑफ 5 राइट्स हैं, अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो द कोर ऑफ 5 राइट्स। तो सबसे पहले अपन 5 राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उस बाकी अपन टोटल 10 राइट्स पढ़ेंगे आज, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे राइट्स आता है राइट पेशेंट। तो देखिए, सबसे पहला राइट है राइट पेशेंट। तो जब भी हम किसी पेशेंट को अगर मेडिकेशन देने जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर किसी पेशेंट को अगर गलत, एक ही नाम के अगर 2 पेशेंट हैं हॉस्पिटल के अंदर और किसी दूसरे पेशेंट की मेडिकेशन अगर हम किसी और पेशेंट को दे देते हैं, जैसे कि अशोक नाम के 2 पेशेंट हैं, अगर हम एक अशोक शर्मा की मेडिकेशन अशोक वर्मा को दे देंगे, तो वहाँ पर पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन भी पैदा हो सकती है। उसकी मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मेडिकेशन एरर कि उसकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को जब भी मेडिकेशन देने जा रहे हैं, तो हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले। और अगर हम पेशेंट को गलत मेडिकेशन दे देते हैं, तो क्या है, कभी कभी क्या है कि मेडिकेशन इनइफेक्टिव भी होती है। अगर पेशेंट को उस मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और हम फिर भी उस पेशेंट को वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसको इनइफेक्टिव ही रहेगी, उसकी लाइफ में कोई उसका मतलब ही नहीं रहेगा।
तो इसलिए हमको जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट थ्री आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब भी हम पेशेंट की फाइल देखते हैं तो उसमें आइडेंटिफायर हमारे पास कई सारे होते हैं, जैसे कि हम पेशेंट का नाम से हम पहचान सकते हैं, पेशेंट की हम UHID होती है जो हॉस्पिटल यूनिक आईडी होती है, उससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। IP नंबर होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो भी पेशेंट एडमिट होता है तो एक IP नंबर जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम उसके जरिए पेशेंट को पहचान सकते हैं। दूसरा, हम पेशेंट को यूनिट के जरिए भी पहचान सकते हैं कि पेशेंट यूरोलॉजी में है कि कार्डियोलॉजी में है या नेफ्रोलॉजी में है, ऑन्कोलॉजी में है। जहाँ भी पेशेंट एडमिट है हम उससे भी पेशेंट को पहचान सकते हैं। पेशेंट के हम एज से, जेंडर से, हम पेशेंट को जो भी एडमिशन डेट है ना, डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से हम हमारे पास कई सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनमें से हम एटलीस्ट कम से कम 3 आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करके हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। और जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो मेडिकेशन देने से पहले भी हमें एक बार क्रॉस चेक करना है कि हम सही पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है राइट ड्रग, है ना। तो हमारा नेक्स्ट जो राइट है वो आता है राइट ड्रग। जो सेकंड ड्रग हमारा राइट्स है वो है राइट ड्रग। तो हम जब भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले फिजिशियन ऑर्डर से और पेशेंट की जो भी मेडिकेशन है उसके साथ में हमें दोनों को मैच कर लेना है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशन, क्या हम वही मेडिकेशन पेशेंट को देने जा रहे हैं या हम कहीं गलत मेडिकेशन तो नहीं देने जा रहे हैं। तो हमें केयरफुली पेशेंट की मेडिकेशन को और पेशेंट का जो भी फिजिशियन ऑर्डर है उससे क्रॉस मैच एक बार देने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए, और जो भी मेडिकेशन है वो उसके ऊपर जो लेवल है उसको भी देख लेना चाहिए, जिससे कि हमेशा हम मेडिकेशन एरर से अवॉइड कर सकते हैं और हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा राइट डोज, है ना। जो थर्ड हमारा राइट है वो है राइट डोज। तो जो नेक्स्ट राइट आता है वो है राइट डोज। तो राइट डोज में देखिए क्या होता है कि हम जब भी हम कोई प्रिस्क्राइब डोज है उसको हम जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो हमें जो भी डोज है उसको ठीक से डाइल्यूट करना चाहिए। जो भी उसका डाइल्यूशन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें डाइल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर गलत डोज जाएगा तो पेशेंट की लाइफ में डेंजरस क्रिएट करेगा। और ये खास बात हमको मोस्टली पीडियाट्रिक वार्ड में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को अगर छोटा सा भी डोज अगर गलत चला जाता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। एवं हाई अलर्ट मेडिकेशंस को ध्यान जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब हमें राइट डोज का बहुत ज़्यादा राइट डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती हैं उनका एक स्मॉल ड्रॉप भी पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेंडर क्रिएट कर देता है। तो हम जब भी पीडियाट्रिक वार्ड में अगर हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तब हमें राइट डोज का ध्यान रखना है। एवं हाई अलर्ट मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मल वार्ड में भी हम ICUs के अंदर या नॉर्मल वार्ड में भी अगर हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तब भी हमें राइट डोज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट को गलत डोज हमने कोई मान लीजिए कोई ड्रग का डाइल्यूशन है वो स्पेशल सॉल्यूशन के साथ में अगर हमको मिक्स करना है तो हमें उसी के साथ मिक्स करने की ज़रूरत है। अगर हमने गलत उसका डाइल्यूशन बनाया है तो वो भी पेशेंट को हो सकता है कि वो जो ड्रग है वो इनइफेक्टिव हो जाए अगर हम गलत डाइल्यूशन तैयार करेंगे, या फिर हो सकता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी के ऊपर आए, है ना। तो हमको जब भी पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो हमेशा हमको डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कोई मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये टेबलेट है वो पेशेंट को हाफ देनी है। मान लीजिए क्यूटान है 25 mg, अगर डॉक्टर ने बोला है 12.5 mg ही देना है तो हम पेशेंट को अगर हमने पूरा 25 mg अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या है कि ये सिडेशन के लिए दिया जाता है मोस्टली, तो पेशेंट क्या है कि सोता ही रहेगा, है ना। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सिडेट हो जाए, है ना। तो इसलिए हमको जब भी पेशेंट को मेडिकेशन देने जाना है तो हमको डोज एक बार जरूर उसमें मेडिकेशन चार्ट में हमेशा चेक कर लेना चाहिए। या फिर हमारे पास जैसे कोई मेडिसिन का 4 mg का एम्पुल है
जैसे कि लेसिक्स है, डाययूरेटिक्स का 4 mg का एम्पुल है, और अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को 20 mg देना है और 4 ml में उसमें ड्रग है 40 mg, तो हमको हमेशा डोज चेक कर लेना चाहिए कि एडवाइस कितना डोज है और हमको एडमिनिस्ट्रेशन कितना करना है। तो हमेशा हमको हाफ एम्पुल ही देना होगा डाययूरेटिक्स का। अगर हम टोटल 40 mg दे देंगे, 4 ml दे देंगे, तो पेशेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, हो सकता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए, है ना, उसके कुछ हार्मफुल जो भी हार्मफुल कंडीशंस हैं वो पेशेंट को हो सकता है कि कुछ बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट आ जाए। तो इसलिए हमको जब भी पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ जाता है राइट रूट। अब देखिए, जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो हमें रूट का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिकेशन है वो राइट सबक्यूटेनियस दी जानी है, या फिर इंट्रामस्कुलर दी जानी है, या फिर इंट्रावेनस दी जानी है, तो अगर हम पेशेंट को गलत रूट से मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे तो वो क्या है, इनइफेक्टिव हो जाएगी, उसका देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, या फिर वो क्या है, पेशेंट की लाइफ को डेंजर में भी डाल सकती है। इसलिए हमेशा हमको जो भी पेशेंट का रूट है उस रूट से ही मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए इंसुलिन है वो सबक्यूटेनियस दी जानी है, तो उसको डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कि सबक्यूटेनियस देना है तो सबक्यूटेनियस ही दिया जाएगा। या फिर जो मेडिकेशन अगर आईएम दी जानी है, जैसे कि पेन किलर्स हैं वो मोस्टली आईएम दिए जाते हैं, तो अगर हम उनको आईवी दे देंगे तो हो सकता है कि वो इनइफेक्टिव हो जाए ना, वो बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट ही ना आए। तो इसलिए हमको जब भी मेडिकेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमको मेडिसिन के ऊपर रैपर देख लेना है कि उसके ऊपर किस दो रूट से मेडिकेशन दी जाती है, क्या लिखा हुआ है, एवं डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया है, किस रूट से हमको मेडिकेशन देनी है, ये हमको जरूर चेक कर लेना है। एंड हमारा फिफ्थ आता है राइट टाइम। अब हमारा फिफ्थ आता है राइट टाइम। तो हम जब भी पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो हमें राइट टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि पेशेंट की मेडिकेशन है वो किस किस टाइम पे लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकेशन है, अगर वो बीडी लिखी हुई है मतलब ट्वाइस अ डे देनी है, अगर वो क्यूआईडी लिखी है मतलब 4 टाइम अ डे देनी है, अगर टीडीएस लिखी है तो थ्राइस अ डे देनी है, क्योंकि मेडिकेशन का टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है किसी भी मेडिकेशन को देते समय। मान लीजिए आपको अगर कोई मेडिकेशन है वो डाययूरेटिक्स है, अगर वो पेशेंट को आपने रात में दे दी तो पेशेंट रात भर क्या यूरिन करता रहेगा, है ना, तो हमेशा डाययूरेटिक्स का अपन ध्यान रखते हैं कि वो तो या तो मॉर्निंग में दी जाए या फिर आफ्टरनून में 3 और 4 PM के बाद आसपास दी जाए, जिससे क्या है पेशेंट को उसका असर नाइट होने तक थोड़ा कम हो जाएगा और पेशेंट रात में इजीली सो सकता है। या फिर कोई मेडिकेशन है जो कि पेशेंट नींद के लिए ले रहा है, मान लीजिए जो नींद की दवाइयाँ हैं वो हमेशा एचएस दी जाती हैं, बेड टाइम पे दी जाती हैं। अगर आपने बेड टाइम की मेडिसिन को, जो नींद की दवाइयाँ हैं वो अगर पेशेंट को आपने दिन में दे दी तो पेशेंट क्या है कि दिन भर सोता ही रहेगा, तो वो उसके लिए पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि एक न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन आती है जैसे कि मोड अलर्ट टैबलेट है, वो पेशेंट को हमेशा दिन के समय दी जाती है, जिससे कि क्या है कि पेशेंट थोड़ा दिन में कॉन्शियस रहे, थोड़ा जागा हुआ रहे। लेकिन अगर आपने वो मेडिकेशन रात में दे दी तो उसका देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रात में तो पेशेंट खुद ही चाहता है कि वो सोता रहे, है ना। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो भी टाइम है मेडिकेशन देने का, वो टाइम हमेशा उसी टाइम पे मेडिकेशन दी जाए। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारे 5 राइट्स थे जो कि कोर 5 राइट्स थे। अब हम नेक्स्ट 5 राइट्स और देख लेते हैं, द एक्सटेंडेड 10 राइट्स, है ना। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। extended 5 10 rights, the extended 10 rights। तो हमने कोर 5 राइट्स पढ़ लिए, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड
5 राइट्स और पढ़ेंगे, तो जिसमें कि हमारा फर्स्ट आ जाता है हमारा राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो फर्स्ट आ जाता है राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, हम कब जब भी कोई पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जाते हैं, उसके तुरंत बाद हमको पेशेंट का जो भी मेडिकेशन हमने एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो मेडिकेशन का नाम और पेशेंट का नाम, उससे क्या रिस्पॉन्स आया, अगर कोई एडवर्स रिस्पॉन्स आया है तो वो सारी चीज़ों को हमें तुरंत डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। या फिर डॉक्टर ने अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन है वो स्टेट डोज में एडवाइस की है कि ये मेडिकेशन है, एफकॉलिन है, मान लीजिए 100 mg स्टेट देना है, तो आपको तुरंत स्टेट मेडिकेशन को डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है। हमेशा स्टेट मेडिकेशन हुई या फिर कोई भी मेडिकेशन है जो कि सिर्फ उसी समय एक ही दिन दे जानी है, तो उन मेडिकेशन को हमेशा हमें नोट डाउन करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, क्योंकि जिससे कि अगले स्टाफ को भी पता रहेगा या फिर डॉक्टर को भी पता रहेगा, अगर डॉक्यूमेंटेड रहेगी कि ये मेडिकेशन किस दिन दी गई है। मान लीजिए कोई मेडिकेशन अगर वीकली दी जा रही है, तो उसको हमें डॉक्यूमेंटेड कर देना है, जिससे कि क्या है कि नेक्स्ट वीक अगर वो मेडिकेशन देनी होगी, तो क्या है कि हम डेट उससे अच्छे से काउंट कर सकेंगे। तो इसलिए जो राइट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है मेडिकेशंस लेने के लिए। और अगर पेशेंट डिस्चार्ज चला जाता है, तो पेशेंट घर पे भी अगर मेडिकेशन लेगा और डॉक्यूमेंटेड रहेगा, तो उसको भी पता रहेगा कि मैंने ये मेडिसिन किस दिन खाई थी, तो उससे उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट राइट आता है राइट असेसमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट असेसमेंट। तो देखिए, राइट असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें पेशेंट को असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके हमें वाइटल्स चेक करने हैं, हमें उसका जीसीएस चेक करना है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है ना, उसका कोई भी किसी मेडिकेशन से कोई किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, ये हमको पहले से चेक कर लेना है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का कोई जीसीएस डाउन हो गया है, आप मेडिकेशन देने गए और पेशेंट का जीसीएस ड्रॉप हो गया है ना, तो उस समय क्या है, आपने अगर पेशेंट को मेडिकेशन दे दी, तो पेशेंट हो सकता है एस्पिरेट कर जाए, है ना, या पेशेंट मेडिकेशन ले ना पाए। या फिर मान लीजिए पेशेंट का बीपी बहुत कम है और आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दिया, तो पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और पेशेंट हो सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी चला जाए। या फिर पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम है और आपने उसको शुगर का दवाई दे दिया या इंसुलिन लगा दिया, मान लीजिए टीडीएस इंसुलिन चल रहा है या फिर बिफोर मील चल रहा है और पेशेंट का ऑलरेडी शुगर कम था, आपने बिना असेसमेंट किए ही अगर पेशेंट को मेडिकेशन दे दिया, तो हो सकता है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला जाए। तो इसलिए हमें जब भी कोई भी पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसका असेसमेंट कर लेना है, उसके वाइटल्स चेक कर लेना है, उसका ब्लड शुगर चेक कर लेना है, उसके बाद ही हमको पेशेंट को मेडिकेशन दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू रिफ्यूज। राइट टू रिफ्यूज, देखिए ये क्या है कि पेशेंट, जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, तो पेशेंट का ये पूरा अधिकार है कि वो पेशेंट मेडिकेशन लेने के लिए मना कर सकता है। अगर पेशेंट बच्चा है, छोटा है या फिर मेंटल रिटायर्ड है, तो उसके उस कंडीशन में अगर पेशेंट की फैमिली अगर पेशेंट को मेडिकेशन देने के लिए मना करती है, तो उनका ये राइट है कि वो मेडिकेशन लेने के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन लेने के लिए मना करता है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक से है, तो हमें पेशेंट को उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करना है कि अगर आप ये मेडिकेशन नहीं लेंगे, तो आपको इसके क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो जब भी उसका जो भी पेशेंट के दुष्परिणाम है उस मेडिकेशन को ना लेने के, या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको हमें उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर देना है। अगर उसके बाद भी पेशेंट या पेशेंट की फैमिली अगर मेडिकेशन लेने के लिए रिफ्यूज करती है, तो इमीडिएटली हमको डॉक्यूमेंटेड कर देना है, और पेशेंट को आप फाइल पर भी लिखवा सकते हो कि आप लिख दीजिए कि आप ये मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते हैं, और आप अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंटेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा नेक्स्ट आता है राइट टू इवेलुएशन या फिर राइट टू रिस्पॉन्स। राइट टू इवेलुएशन,
तो देखिए जब भी आप किसी पेशेंट को कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या है उसका इवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी पेशेंट को कोई मेडिकेशन देने के बाद कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए, है ना, कोई या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो किसी मेडिकेशन के साथ में। तो आपको कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट का जो भी रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस मेडिकेशन के साथ, उसको आपको जरूर उसको एक बार इवेलुएट कर लेना है। मेडिकेशन का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक बार इवेलुएट कर लेना है। उस मेडिकेशन के क्या कुछ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, ये चीज आपको एक बार जरूर इवेलुएट कर लेनी है, जिससे कि क्या है हम पेशेंट की हेल्थ को जल्दी से इम्प्रूव कर सकें और पेशेंट की मेडिसिन पे से क्या रिस्पॉन्स बॉडी कर रही है, इस चीज को हमें इवेलुएट करते रहना चाहिए, है ना। तो पेशेंट का ये राइट है और ये नर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि राइट टू इवेलुएशन एवं रिस्पॉन्स का जरूर ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू एजुकेशन। देखिए राइट टू एजुकेशन में क्या आता है कि जब भी पेशेंट कोई मेडिकेशन लेता है तो हमें उस मेडिकेशन के पर्पस, साइड इफेक्ट्स एवं प्रिकॉशंस के बारे में जरूर पेशेंट को बता देना है ना, जिससे कि पेशेंट क्या है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में हेल्थ कॉन्शियस रहे एवं मेडिकेशंस के थोड़ा सा जो भी बेनिफिट्स हैं उनको समझे, जिससे और पेशेंट की जो भी हेल्थ कंडीशन है, जो भी डिजीज कंडीशन है, उसके बारे में पेशेंट का पूरा अधिकार है कि हम उसको उसकी जो भी प्रोग्नोसिस है उसको डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करें, जिससे पेशेंट अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा नॉलेजेबल रहे, थोड़ा सा जानकारी रहे उसको। इसलिए ये पेशेंट का हक है कि उसको अपनी डिजीज के बारे में, उसको क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसका जानकारी करना का पूरा अधिकार है। और हमेशा सिस्टर जो भी नर्स है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट को उसकी जो भी डिजीज की कंडीशन है उसके बारे में डेली बेसिस पे अपडेट करता रहे। तो राइट टू एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेशेंट की लाइफ में। तो ये हमारे कुछ 10 राइट्स थे, हमने पहले पढ़े थे 5 राइट्स, जो कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज एवं राइट रूट एवं राइट टाइम। ये हमारे 5 राइट्स थे। एंड नेक्स्ट हमने 5 राइट्स और पढ़े, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट असेसमेंट, राइट टू रिफ्यूज एंड राइट टू इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स एंड राइट टू एजुकेशन। ये हमारे 10 गोल्डन रूल्स थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। अब देखिए कुछ होते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए की कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं कि जो भी हम पेशेंट को जो भी मेडिकेशन देने जा रहे हैं उसको मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए हमेशा कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले आता है 3 चेक्स, है ना। सबसे पहले हमारा आता है 3 चेक्स। तो जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें जो भी मेडिकेशन है उसको कम से कम पेशेंट को देने से पहले 3 बार चेक करना है ना। कब कब हमें चेक करने की जरूरत है? व्हेन रिट्राइविंग द ड्रग, व्हेन रिट्राइविंग द ड्रग। रिट्राइविंग द ड्रग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको मेडिकेशन मिला, मान लीजिए फार्मेसी से मेडिकेशन आया, तो आपको जब भी मेडिकेशन आपको प्राप्त हुआ तो आपको एक बार उस मेडिकेशन को क्रॉस चेक कर लेना है, एक बार मिला लेना है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है क्या ये मेडिकेशन वही है या फिर कोई दूसरी मेडिकेशन तो नहीं है। या फिर दूसरे कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि हमको पेशेंट की फैमिली या अटेंडेंट मेडिकेशन ला के देते हैं, तो जब भी अटेंडेंट मेडिकेशन लेके आता है तो हमको एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये वही मेडिकेशन है या कोई दूसरी मेडिकेशन तो नहीं लेके आ गया है।
तो जब भी आपको मेडिकेशन प्राप्त होती है, जब भी मिलती है, तब आपको उसको एक बार मिला लेना है। एंड नेक्स्ट आप सेकंड आता है व्हेन प्रिपेयरिंग मेडिकेशन। व्हेन प्रिपेयरिंग, तो देखिए जब भी आप पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं, तो जब भी आप उस मेडिकेशन को तैयार करते हैं, मान लीजिए कुछ मेडिकेशन हैं जो इंजेक्शन हैं, वो डाइल्यूशन के बाद दिए जाते हैं, 100 ml में दिए जाते हैं या फिर डाइल्यूट करके दिए जाते हैं। तो आप जब भी मेडिकेशन को डाइल्यूट करने जा रहे हैं या प्रिपेयर करने जा रहे हैं देने के लिए, तब आपको उस मेडिकेशन को एक बार चेक कर लेना है डाइल्यूट करने से पहले। एंड नेक्स्ट आता है द पेशेंट बेड साइड या फिर जस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग और बेड साइड। तो आप जब भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो जस्ट बिफोर देने से पहले बेड साइड आप जब पहुंच जाते हैं, तो आपको उस समय एक बार पेशेंट का मेडिकेशन है उसको एक बार फाइनली चेक कर लेना है कि आप जो मेडिकेशन देने जा रहे हैं क्या वो मेडिकेशन वही है या कहीं आप गलत मेडिकेशन तो नहीं देने जा रहे हैं। तो आपको जब भी बेड साइड एक बार मेडिकेशन देने से जस्ट पहले आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। तो ये 3 कंडीशन है, जब आपको मेडिकेशन प्राप्त होती है आपको तब चेक कर लेना है, और जब आप मेडिकेशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं तब आपको चेक कर लेना है, और आप बेड साइड जब मेडिकेशन लेके जाते हैं तब एक बार देने से जस्ट पहले आपको एक बार चेक कर लेना है। तो अगर आप ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपसे मेडिकेशन एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आप पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ को जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसीडर एलर्जिक ड्रग इंट्रैक्शन। कंसीडर एलर्जी एंड कंसीडर एलर्जिक एंड ड्रग इंट्रैक्शन। देखिए एलर्जीज तो आप समझते ही हैं, मान लीजिए कोई मेडिकेशन है उससे अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो ऐसी मेडिसिन को हमको पेशेंट को कभी नहीं देना है ना। कभी जब भी कोई मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है उससे पेशेंट को बॉडी पे मान लीजिए इचिंग होने लगती है या फिर रेड स्पॉट्स होने लगते हैं, इस तरह की कंडीशन आती है, तो उसको बोलते हैं उस मेडिसिन से पेशेंट को एलर्जी है। तो ऐसी कंडीशन में हमको वो मेडिकेशन आपको नहीं देनी है। अब समझने वाली बात है कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। तो कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनको अगर आप एक साथ में देते हो तो वो मेडिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती हैं या फिर उनका एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन से अगर एलर्जी है तो वो मेडिकेशन हमको पेशेंट को नहीं देनी है, या फिर किसी भी पेशेंट को ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन है तो उस चीज को हमको पता करके रखना है, तो ऐसी मेडिसिन को कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। नेक्स्ट आता है रिव्यू एक्सपायरी डेट्स। रिव्यू एक्सपायरी डेट। अब देखिए हमें कभी भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने जाने से पहले या फिर जब भी हम पेशेंट की मेडिकेशन मंगवाते हैं, फार्मेसी से मेडिकेशन आती है, तो हमें उस समय पेशेंट की जो मेडिकेशन है उसकी एक्सपायरी डेट एक बार चेक कर लेनी है। क्योंकि अगर पेशेंट की नियरली एक्सपायरी भी अगर है तो हमें ऐसी पेशेंट की मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट लेके आएगी। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट को कभी भी एक्सपायरी मेडिकेशन कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ना हो जाए। ये भी पेशेंट का एक तरह से राइट भी है, और हमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर से बचाने के लिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन अनक्लियर ऑर्डर। क्वेश्चन अनक्लियर ऑर्डर। अब देखिए मान लीजिए अगर किसी डॉक्टर ने
आपको कोई मेडिकेशन एडवाइस की और उसकी क्या है हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी मेडिकेशन को आपको कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना है जब तक आप एकदम से श्योर ना हो जाए, एकदम क्लियर ना हो जाए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो मेडिकेशन और जो आपके हाथ में मेडिकेशन है या जो आपके पास मेडिकेशन है वो दोनों सेम है। या फिर आपको जब भी क्या है कि मेडिकेशन एरर में सबसे ज़्यादा ये मेडिकेशन एरर देखने को मिलता है प्रिस्क्रिप्शन एरर और प्रिस्क्रिप्शन एरर, क्योंकि जब भी डॉक्टर मेडिकेशन लिखते हैं तो कई डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग क्लियरली समझ में नहीं आती है। तो आप जब तक अगर डॉक्टर क्लियरली कैपिटल लेटर्स में अगर मेडिकेशन का एडवाइस नहीं करता है तो आपको वो मेडिकेशन कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है। आपको हमेशा डॉक्टर से पूछने का पूरा अधिकार है कि सर ये मेडिकेशन क्या यही है, या फिर आप प्लीज काइंडली ये मेडिकेशन को क्लियरली आप लिख दीजिए, तभी मैं पेशेंट को मेडिकेशन दूंगी। यही आपका राइट्स भी है और ये आपका अधिकार है पूरी तरह। आप डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये मेडिकेशन है ये कौन सा है, इसको कृपया पहले मेरे को बताइए, उसके बाद ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन करने जाऊंगी जब मैं श्योर हो जाऊंगी। तो ये हमारे कुछ की कंपोनेंट्स थे जो हम पेशेंट को अगर ध्यान रखते हैं तो मेडिकेशन एरर से हम बचा सकते हैं। तो आज हमने पढ़े थे राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवं की कंपोनेंट्स ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। तो आगे हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी साथी हैं जो कि हेल्थ केयर लाइन से हैं या फिर नर्सिंग फील्ड में हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिए, और जिससे कि क्या है कि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।